हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की ये 9th एडिशन जो हम एनवायरनमेंट आपको पढ़ा रहे थे वो फाइनली आज इसका लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स और ये चैप्टर नंबर 29 है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब पहले टॉपिक में ही हम टॉक्सिकोलॉजी इफेक्ट्स को जानेंगे। आइए शुरू से बातें बताते हैं। देखिए, जब हम इको टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसी स्टडी है जो होती है कि भाई जो भी अफेक्ट होते हैं ना भाई, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं और इन पोल्यूटेंट का अफेक्ट्स उन लोगों पे या जीव जंतु पे जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं। जब इसकी स्टडी की जाती है प्रॉपर तो इसको हम कहते हैं इको टॉक्सिकोलॉजी। अब इसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को समझते हैं, गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं रैम को। अब देखिए, किताब में तो चीज़ों को ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझाते हैं। देखिए, ये रैम जो है ना, एक्रोनिम रैम जो निकल के आया है वो निकल के आया है रॉन्टजन इक्विवेलेंट मैम से। ये तो करेंटली यूज किया जाता है रिफर करने के लिए टू द डोज इन द रैट्स दैट इज रिजल्ट इन बायोलॉजिकल डैमेज इक्विवेलेंट टू द कॉज बाय वन रैड ऑफ एक्सरे या गामा रेज। तो बेसिकली रैम जो है ये है क्या, इसको समझ लीजिए। ये हमें इस बात का इंडिकेशन देता है, किस बात का इंडिकेशन देता है? इंडिकेशन देता है ये बायोलॉजिकल डैमेज का। अब आप कहेंगे बायोलॉजिकल डैमेज का मैम देता है इंडिकेशन, मतलब कि मान लीजिए ये हमें क्या बताएगा, ये एस्टिमेट है अमाउंट ऑफ रेडिएशन का किसी भी तरह के जिससे सेम उतनी ही बायोलॉजिकली इंजरी किसी इंसान के अंदर जो है हो सकती है एज रिजल्टिंग फ्रॉम अगर उसको सेम डोज ऑफ एक्सरे रेडिएशन या गामा रेडिएशन दिया जाए। समझे? ये होता है रैम। तो अब दूसरा आता है आयोडीन 131 को। मैंने इसको रिपीट इसलिए बार बार नहीं करा कि अगर आपको नहीं समझ आया आप बैक करके फिर से पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं उस चीज़ को अलग तरह से रिपीट करूंगी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। बहुत ही सिंपली एक लाइन गई है, उसे आप एक बार बैक करके फिर सुन लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज आयोडीन 131। देखिए ये कैसे होती है, ये प्रोड्यूस होती है बाय न्यूक्लियर टेस्ट is passed to vegetation and then appears in milk of a cattle। पहुंच गया कैटल के दूध में, that consume the contaminated vegetation। कैसे पहुंच गया? अब हुआ क्या कि ये वेजिटेशन तक पहुंची। अब इसी वेजिटेशन को खा लिया कैटल ने चरा इसको, और चरने की वजह से क्या हो गया कि इसके दूध में ये आ गया, और दूध को किसने पिया? दूध को पिया ह्यूमंस ने। तो ह्यूमंस तक ही इस तरह से पहुंचता है। इसकी वजह से बहुत ही सीरियस डैमेज हो सकता है थायराइड ग्लैंड को, खासकर बच्चों में। आपको मालूम है करीब 99% जो लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिविटी की है फ्रॉम ईदर या तो जो है स्ट्रोंटियम या फिर रेडियम से, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी ले लेती है। ये आपको देखने को मिलता है बोन्स में। अच्छा, समझ गए क्या है सीन? अब लेड की बात करें। देखिए, लेड बहुत हाईली टॉक्सिक है। किसको? प्लांट्स में और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग मैन। अब लेड जनरली बच्चों को अफेक्ट करता है, सीवियरली करता है अडल्ट के कंपैरिजन में। और लेड से जो पॉइजनिंग होती है वो आपके बहुत सारे डैमेज कर सकती है। इसमें किडनी लिवर डैमेज हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है इसका फॉर्मुलेशन, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, एबनॉर्मेलिटी हो सकती है फर्टिलिटी में, प्रेगनेंसी में। अब देखिए, ये आपने मैगी में कुछ वक्त पहले सुना होगा कि मैगी में लेड की भावना लेड की ही जो है क्वांटिटी देखने को मिली है काफ़ी क्या, इतनी सफिशिएंट थी। कुछ साल पहले की बात है ये, कि जिससे जो है मैगी को बैन भी कर दिया गया था कुछ वक्त के लिए, कि जिससे ह्यूमंस को अफेक्ट हो सकता है। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं अगर लेड द्वारा पॉइजनिंग हो जाए। तो यहाँ पे जनरली 3 तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स। अब ये क्या होता है भैया? देखो,
ज़्यादातर कॉमन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर, जिसमें इंटेस्टाइन पे स्ट्रेस आता है, गैस बनती है ना, जलन टाइप की होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है न्यूरो मस्कुलर अफेक्ट्स। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर अफेक्ट में ये कलेक्टिवली इसको लेड पाल्सी भी कहते हैं, और इम्पेयरमेंट हो जाता है इसमें मसल मेटाबॉलिज्म का, रिजल्टिंग इनटू रेसिडुअल पैरालिसिस या मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है। और तीसरा जो है वो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट्स। तो अब इसमें क्या होता है, CNS सिंड्रोम, ये एक पेनेलोपी है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की। ये हो सकता है इससे डेलीरियम हो जाए, कन्वल्शंस, कोमा या डेथ भी हो जाती है। तो ये समझिए कितना सीरियस हो गया ये। अब आई बात मरकरी की। साथियों, बहुत ही कॉमन और सबसे जहरीला है ये वाटर बॉडीज़ के अंदर। ये होता है पानी में एज मोनोमिथाइल मरकरी के तौर पे, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स में मरकरी पाया जाता है। मिथाइल मरकरी की जो वेपर होती हैं, इससे समझ लीजिए फैटल पॉइजनिंग हो सकती है। हाई लेवल्स जो मरकरी होते हैं फिश स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, मेनली कोस्टल एरियाज़ के अंदर। मुंबई, कोलकाता, करवार कर्नाटका में है, और नॉर्थ कोयल जो बिहार में है, सबसे ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड एरियाज माने जाते हैं। रीसेंट पॉपुलैरिटी जो एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर्ड टू फ्लोरोसेंट लैम्प्स या CFLs के अंदर, CFLs की काफ़ी ज़्यादा CFL बल्ब वगैरह आपकी बहुत पॉपुलैरिटी हुई है ना, ये एक अदर डायमेंशन ही हो रहा है इस कंट्रोवर्सी में। अब देखिए, जो मरकरी का ये जहरीला चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा है बाकी किसी दूसरे सब्सटेंस के, करीब 1000 गुना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है दैन अगर कंपेयर करें इसे तो हम कॉकी काइन से। तो अब देखिए, एक आता है फ्लूरोइन। ठीक है, फ्लूराइन। अब ये आपको देखने को मिलेगा नेचर में एज फ्लूराइड। ठीक है, प्रकृति में ये फ्लूराइड के तौर पे मिलता है। 1 सेकेंड, कहाँ पे? एयर के अंदर भी है, सॉइल में भी है, वाटर में भी है। और एक चीज़ बताती चल रही हूँ, फ्लोरोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है कई सारे स्टेट्स में हमारे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लोराइड कंटेंट वाटर को पीने की वजह से, फ्लोराइड्स की वजह से डेंटल फ्लोरोसिस होता है। इसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है, पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड में। तो इससे क्या होता है, जैसे कुबल टाइप का निकल आता है, हम्प्ड बैक, पेन होता है बोन्स में, जॉइंट में, आउटवर्ड बेंडिंग होती है लेग्स की फ्रॉम द नी, जिसे कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। कैटल के अंदर फ्लोराइड इनटेक की वजह से स्टेनिंग हो जाती है, मॉटलिंग, एब्रेशन उनके दांतों का, लेमनेस या मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ये भी खतरनाक है। फिर आई बात DDT की। देखिए, इसके बारे में आपने सुना होगा, कुछ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स जहरीले जैसे कि BHC, PCB, DDT वगैरह जो है वो ईजिली ख़त्म, डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, बहुत लंबे वक्त तक ये इन्वायरमेंट में रहते हैं, और इनका कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ता जाता है पानी में और सॉइल में जैसे जैसे इनको यूज़ करा जाता है। DDT को बहुत सारे सालों तक मार्शस में मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने के लिए छिड़का जाता था, और इसके अंदर बायो मैग्नीफाइड है हुआ फ्रॉम वाटर टू फिश ईटिंग बर्ड्स और ह्यूमंस तक। DDT जाना जाता है डिप्रेस करने के लिए एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल का सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल का सेक्स हार्मोन है। फिशेस भी मरती हैं DDT किल्ड इंसेक्ट्स को खाने की वजह से, टर्टल्स मर गए क्योंकि वो भी DDT किल्ड फिश को खा गए, और वगैरह वगैरह, ऐसी फूड चेन में ये फैल गया। DDT जो डिपॉजिट हुआ इन द बटर फैट ऑफ मिल्क ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है बच्चों के लिए। अब जो एंड रिजल्ट है DDT यूज़ का वो ये है कि पूरी पॉपुलेशन जो प्रेडेटरी बर्ड्स की, जैसे कि फर्स्ट हॉक हो गया, ऑस्प्रे और डेट्रिटस फीडर्स एज फिडलर क्रैब, ये सब ख़त्म, और बर्ड्स ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि DDT इंटरफेयर करता है एग के शेल फॉर्मेशन में, उसमें ब्रेक डाउन कर देता है स्टेरॉइड हार्मोन में, जिसकी वजह से फ्रेजाइल एग्स होते हैं जो टूट जाते हैं बच्चा उसमें से निकलने से पहले ही।
अब लेड इन पेंट्स की बात करें तो आजकल के मॉडर्न हाउसेस में देखिए आप बहुत सारे केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स, और उनमें से एक लेड का नाम आता है जो कि पेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट्स लिखा है, प्लांट्स नहीं पेंट, ठीक है। अब देखिए, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस सब्सटेंस का यूज़ बैन कर दिया है, लेकिन इंडिया अभी भी कर रहा है। पेंट बनाने वाले लोग इसका यूज़ करते हैं, और अगर आपने लेड को इनहेल कर दिया, उसकी डस्ट को, लाइक ओपनिंग या क्लोजिंग विंडोज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स होता है लेड की पॉइजनिंग का। साथियों, ह्यूमन बॉडी इस तरह से नहीं बनी कि वो लेड को प्रोसेस कर सके, और यंग बच्चे जो होते हैं पर्टिकुलरली काफ़ी रिस्क होता है इनका लेड का, जिससे इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन डैमेज हो सकता है। लेड इतना जहरीला होता है, तो भाई अब बात आती है कि पेंट वाले फिर क्यों यूज़ करते हैं जब इतना ही जहरीला होता है। तो देखिए, लेड का सब्स्टिट्यूट यूज़ करने से इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और पेंट की परफॉर्मेंस भी कम होती है, तो अपने फ़ायदे के लिए इसको दूसरों की जान पे खेला करते हैं। यहाँ पे तो देखते ही हैं क्या ही चलता रहता है। अब नेक्स्ट आता है ट्रांस फैट। साथियों, ट्रांस फैट कब बनता है? जब इस प्रोसेस में ट्रांस फैट बनता है इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब ऑयल में मिलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है ये जो इंडस्ट्रीज ज़्यादातर परफॉर्म करती हैं ताकि ऑयल को यहाँ पे रखा जा सके, वो रैंसिड ना हो, और इस बात से अवगत हो कि लॉन्गर ऑयल की शेल्फ लाइफ हो। एग्जाम्पल ट्रांस फैटी एसिड जो वनस्पति ऑयल में आप पाओगे। साथियों, ट्रांस फैट ये एसोसिएटेड है विद द होस्ट ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें डायबिटीज़ से लेके हार्ट डिजीज से लेके कैंसर तक हो जाता है लोगों को। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2008 में ही लेकर आया था एक नोटिफिकेशन, इसमें लेबल करिएगा आप फूड को जिसमें ट्रांस फैट होता है। साथियों, जंक फूड के अंदर हाई होता है ट्रांस फैट, सॉल्ट और शुगर। जंक फूड के अंदर कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं। इनफैक्ट अगर आप इससे एडिक्टेड हो गए तो यंग काफ़ी वेलरेबल हो जाते हैं हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और मोटापे के। नेक्स्ट है हाई कैफीन इन एनर्जी ड्रिंक्स। दोस्तों, आजकल एनर्जी ड्रिंक को पीना तो जैसे बहुत ही बड़ी बात हो गई है कि भाई हम तो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत आम कॉमन बात है ये कि हम पी रहे हैं, हम टहल रहे हैं और इससे हमें एनर्जी मिल रही है। दोस्तों, असल में तो ये हमारे दिमाग को देती है चकमा, और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसके अंदर होता है हाई कैफीन कंटेंट। ज़्यादातर ब्रांड्स में कम से कम 322 ppm कैफीन होता है इनके अंदर, और ये ड्रिंक्स मार्केट ऐसे करते हैं कि हमें ये एनर्जी देती हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ये क्लेम करना है कि जब कैफीन को हम टोराइन और उसके साथ ग्लूको रोनोलैक्टोन, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट्स और शुगर या स्वीटनर्स के साथ मिलाते हैं तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से ये सिर्फ चीनी है जो एनर्जी की तरफ भागती है, कैफीन तो सिर्फ फीलिंग ऑफ एनर्जी देती है। इट इज़ अ शुगर दैट गिव्स द एनर्जी रश, और कैफीन सिर्फ आपको फीलिंग देती है, मतलब ना दिमाग को चकमा देती है, कोई सच में एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी ड्रिंक जो कैटेगरी में आती है वो प्रोप्राइटरी फूड्स की कैटेगरी में आती है इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954 के तहत, और एक अमेंडमेंट भी हुआ था इस PFA एक्ट 2009 के तहत। इसमें यह हुआ कि जो कैफीन है एनर्जी ड्रिंक्स में उस पर कैपिंग लगाएं सिर्फ और सिर्फ 145 ppm की, ठीक है, और ये लिमिट जो सेट करी गई है कार्बोनेटेड बेवरेजेस के लिए सेम इसके लिए भी रखी जाए। हालांकि रेड बुल भी एक एनर्जी ड्रिंक है ना, रेड बुल मॉन्स्टर ये वो, तो रेड बुल ने मैनेज करा किसी तरह से कि भैया इस ऑर्डर से दूर रहा जो अमेंडमेंट में आया था 2010 में, इसने कुछ मामला सही बना लिया और तब से एनर्जी ड्रिंक मार्केट जो है चली जा रही है बिल्कुल अनरेगुलेटेड तरीके से। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ फसाई करेंटली रेगुलेशन बना रहा है एनर्जी ड्रिंक्स को लेके। तो बेसिकली एनर्जी ड्रिंक का तो मैंने बहुत पढ़ा है। अगर आप भाई शादी है आपकी फेरे लेने हैं तो आप भले रात में जग जाओ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं एनर्जी ड्रिंक पी के अपनी सेहत खराब करके सोचो कि हम बड़े एनर्जेटिक हो गए हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पेस्टिसाइड इन ह्यूमन ब्लड। साथियों, पेस्टिसाइड ये कॉमनली इंडिया के अंदर यूज़ होते हैं, बट ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखने को मिला कि 15 अलग अलग पेस्टिसाइड्स 20 ब्लड सैंपल्स जब टेस्ट करे गए 4 गांवों से पंजाब के अंदर, तो देखने को मिले उनके अंदर थे। अब टेस्टिंग जो हुई पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी की उसको समझते हैं। देखिए, सारे पेस्टिसाइड को टेस्ट करा जाता है ताकि ये पता लगाएं कि वो कितने जहरीले हैं। एक डोज ज़रूरी है प्रोड्यूस करने के लिए मेजरेबल हार्मफुल इफेक्ट को, और ये यूजुअली इस्टेब्लिश करा जाता है टेस्ट के माध्यम से, और टेस्ट ये माइस पे, रैट्स पे, रैबिट्स और डॉग्स पे करते हैं।
उसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ह्यूमंस पे और सेफ एक्सपोजर लेवल बता देते हैं कि इतने इतने तक तो ये सेफ है, उसके बाद दिक्कत देगा। जो वैल्यू कॉमनली यूज़ करी जाती है मेजर करने के लिए अक्यूट टॉक्सिसिटी को, उसे कहते हैं LD50, मतलब लीथल डोज इन द शॉर्ट टर्म। द सब्सक्रिप्ट 50 जो है, ये 50 दिखाता है डोज टॉक्सिक इनफ है 50% लैब एनिमल्स को मारने में, अगर ये इस केमिकल से किसी भी तरह से मिल गया, एक्सपोज हो गया इसमें। तो LD50 वैल्यूज़ ये मेजर करी जाती है 0 ऑनवर्ड से, और जितनी ज़्यादा होगा, LD से जितना पीछे होगा उतना वो एक्यूटली टॉक्सिक होगा द पेस्टिसाइड। ठीक है, अब इलस्ट्रेट करने के लिए कंपैरिजन इस DDT का मोस्ट यूज इन इंडिया अप टू अर्ली 1990s विद मोनोक्रोटोफॉस करेंटली आज के टाइम यूज हो रहा है। और DDT का जो LD50 है ये 113 mg पर kg है और मोनोक्रोटोफॉस का 14 mg पर kg है। बट ना, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, LD50 मतलब हायर एक्यूट टॉक्सिटी। अब पेस्टिसाइड एक बार इंजेक्ट हो गया तो ये बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है फैट के फॉर्म में या उससे गुजरता है, और ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड फॉर एग्जांपल ये बॉडी फैट में इकट्ठा हो गए और ब्लड लिपिड्स और ये फैट सॉल्युबल केमिकल्स बॉडी में रहते हैं बहुत सालों तक। तो ये हो गई टेस्टिंग की बात हमने करी। अब जो डिजीजेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हो रहे हैं उनको थोड़ा समझाती हूँ। पहला नाम आता है इसमें मीनामाटा डिजीज़ का। साथियों, ये पहली बार डिस्कवर हुआ मीनामाटी सिटी में, इन कहाँ पे बता देती हूँ, कुमामोटो प्रीफेक्चर जापान में, और ये बात कुछ 1956 की है। ये हुआ था क्योंकि मिथाइल मरकरी का रिलीज हुआ था इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में फ्रॉम द शीजो कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री से, जो होता रहा 1932 से 1968 तक। इट ऑल्सो रिफर्ड एज शीजो मीनामाटा डिसीज, क्योंकि यहीं से ही यहाँ पे जो है वो मिथाइल मरकरी निकला था। और ये होता क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो सीवियर मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से होता है। सिम्टम्स के तौर पे नमनेस हो जाता है, हैंड में, फीट में एकदम नम हो जाएंगे, जनरल मसल वीकनेस होती है, विजन की जो फील्ड है वो नॉयर हो जाती है, डैमेज होता है हेयरिंग और स्पीच को। एक्सट्रीम केसेस में तो इंसेनिटी, पैरालिसिस, कोमा और डेथ के साथ भी होती है विद इन वीक्स ऑन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है। सिम्टम हुआ उसके बाद कुछ वक्त के बाद डेथ भी हो गई। माँ के कोख में जो बच्चा है उसको भी ये अफेक्ट करता है। हाईली टॉक्सिक केमिकल बायो एक्यूमुलेटेड इन सेलफिश और फिश जो है इन मीनामाता बे और शिरानोई सी के अंदर जो खाई जाती है लोकल पॉपुलेशन के द्वारा इन द मरकरी पॉइजनिंग, उसमें जो है ये देखने को मिला था। वाइल कैट, डॉग, पिग, ह्यूमन डेथ्स वो 30 सालों से ज़्यादा साल तक चलती रही थी। सरकार और कंपनी ने कुछ करा नहीं था इस पोल्यूशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है युकाइची अस्थमा। साथियों, ये होता है युकाइची सिटी में हुआ था इन द मी प्रीफेक्चर जापान में 1960 से 1972 के बीच। पेट्रोलियम का और क्रूड ऑयल के जलने की वजह से बहुत सारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकली, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह से स्मॉग हुआ। बहुत सारे केसेस में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे COPD कहते हैं वो देखने को मिला, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसके अलावा पल्मोनरी एम्फाइज्मा, ब्रोंकाइल अस्थमा अमंग लोकल जो इनहैबिटेंट वो लोग रहते थे उनमें देखने को मिला। फिर आई इताई डिजीज़। दोस्तों, ये केस मास कैडमियम पॉइजनिंग का देखने को मिला था तोयामा प्रीफेक्चर जापान में स्टार्टिंग अराउंड 1912 में। कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स और किडनी फेल हो जाती है। कैडमियम को रिलीज़ करा गया रिवर्स में माइनिंग कंपनीज के द्वारा इन दी माउंटेन्स, और माइनिंग कंपनीज को सक्सेसफुली सूट भी किया गया था इस डैमेज के लिए। नेक्स्ट आती है बात ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपने इसके बारे में सुना होगा। साथियों, ये माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई नाइट्रेट कंटामिनेशन की वजह से होता है जो ग्राउंड वाटर में हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की बेबीज़ के अंदर कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है।
दोस्तों, ग्राउंड वाटर माना जाता है कि ये कंटामिनेट होता है बाय लीचिंग ऑफ नाइट्रेट जनरेटेड फ्रॉम, भाई फर्टिलाइजर से नाइट्रेट जनरेट हुआ और वो अंदर घुस घुस के रिस के पहुंच गया। फर्टिलाइजर तो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड्स और वेस्ट डम्प्स में, और वहाँ से नाइट्रेट जो है वो अंदर पहुंच गया और उसने ग्राउंड वाटर को कर दिया कंटामिनेट। ये रिलेटेड है टू सम पेस्टिसाइड्स, DDT, PCBs वगैरह पेस्टिसाइड्स को कॉज करते हैं, जो इको टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फूड चेन्स में भी आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उससे BOD बढ़ता है जो एक्वेटिक एनिमल्स को भी मारता है। नेक्स्ट है न्यूमोकोनियोसिस। दोस्तों, कोल माइनर्स फ्रीक्वेंटली पकड़े जाते हैं ब्लैक लंग डिजीज से, है ना, इन्हें ब्लैक लंग डिजीज पकड़ लेता है, मतलब इनको हो जाता है ये डिजीज, जिसे हम लोग न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। दोस्तों, न्यूमोकोनियोसिस जो है ये होता है क्योंकि कोल डस्ट जो है, आप देखते होंगे जो कोल की खदानों में काम करते हैं उनके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर कोल डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से सीरियस लंग डिजीज होता है, ब्लैक लंग डिजीज। नेक्स्ट है एस्बेस्टोसिस। दोस्तों, जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं इनको सीरियस लंग डिजीज हो जाता है, जिसे हम लोग एस्बेस्टोसिस कहते हैं। उसके बाद सिलिकोसिस। ये कब होता है? जब लंग्स में वर्कर्स जो सिलिका इंडस्ट्री के काम करते हैं या सैंड ब्लास्टिंग साइट्स पे काम करते हैं, उनके लंग्स में सिलिका जमा हो जाता है। फिर आता है एम्फाइजिमा। देखिए, जो लंग्स के सेंसिटिव इश्यूज का ब्रेकडाउन होता है एयर पोल्यूशन और स्मोक करने की वजह से सिगरेट के, इसे एम्फाइजिमा बोलते हैं। एक बार ये डिजीज हो गया ना तो लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाते, और जब सांस लेते हैं ना ऐसे, तो ना एक्सपैंड सही से ना कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लास्ट में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये क्या है? दोस्तों, ये सिंड्रोम कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स, जो कि एक सिंड्रोम है एसोसिएटेड है विद एन इंडिविजुअल्स प्लेस ऑफ वर्क या रेसिडेंस से, तो ये एक कॉम्बिनेशन है इसका। और ज़्यादातर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम रिलेटेड होते हैं पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, घर के अंदर भी तो एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। सिक बिल्डिंग भाई क्या है? Causes are frequently pinned down to flaws in the heating, ventilation, air conditioning system में, या दूसरे वजह भी हैं, जैसे गैस सही से नहीं निकल रही है बाहर, कुछ तरीके की बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉब्लम है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, मोल्ड, इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है ओजोन का, लाइट इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं अंदर, या यहाँ पे फ्रेश एयर का इनटेक, एयर फिल्ट्रेशन बढ़िया नहीं है, इसकी कमी है। तो ये सब हमने आपको डिजीजेस बताए जो हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं, उनको समझाती हूँ। जैसे चिपको मूवमेंट बहुत ही कॉमन है। क्या है? ये एक सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट है जिसने गांधीयन मेथड्स को फॉलो किया, सत्याग्रह के और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के, और कैसे कि पेड़ों को हक कर लिया फ्रॉम फॉलिंग। मॉडर्न चिपको मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? हम हालांकि पहले शुरुआत में सब कुछ बता चुके हैं, तो थोड़ा सा प्यार से और बता देते हैं। 1970s की बात है, गढ़वाल हिमालयस उत्तराखंड में शुरुआत हुई। अवेयरनेस बढ़ी कि भैया हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। ये स्ट्रगल का जो मेन ऐतिहासिक मोमेंट हुआ 26 मार्च 1974 को, जब कुछ पीजेंट वुमेन्स ने रेनी विलेज के, जो कि हेमवाल घाटी में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या करा कि कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन्स ने ये भैया पेड़ों को नहीं काटो और अपने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को रिक्लेम करने के लिए, जी इनको उनके राइट्स को खतरा था कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के द्वारा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, इसके लिए इस मूवमेंट की शुरुआत करी। इनका एक्शन से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए और 1980s आते आते मूवमेंट इतना फैला, पूरे ही देश में फैल गया। लोग अब यहाँ पे बनाने लगे पीपल सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज विच पुट अ स्टॉप टू द ओपन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन रीजन्स एज फार रीचिंग एज विंध्यास और वेस्टर्न घाट्स तक ये पहुँच गया। पहली बार ये चिपको को तौर पे इवेंट इसलिए लाया गया क्योंकि ये विलेज खे जार्ली जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट था इसका। 1730 की बात है ये। और जब 363 जो बिश्नोई थे, जिन्हें अमृता देवी लीड कर रही थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक को सेक्रीफाइस कर रहा था प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन खेजड़ी ट्रीज़ को। ये माना जाता है कि इनकी कम्युनिटी के लिए बहुत पवित्र पेड़ थे ये, इनको हग इन्होंने कर लिया था। और भाई ये था कि जो है काटना है तो पहले हमें काटो। हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है अपिको मूवमेंट। साथियों, अपिको मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे बेस्ड है इंडिया के। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हिमालय से इंस्पायर्ड
इसने इंस्पायर करा गांव वालों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका प्रोविंस के अंदर भी साउथ इंडिया में, कि आप भी सेम तरह का जो है वो मूवमेंट लॉन्च करिए, इसके माध्यम से पेड़ों को बचाया जा सके। सितंबर 1983 की बात है, जब औरत और आदमी और बच्चे जो कि सलकानी के थे, इन्होंने भी ट्रीज़ को हग कर लिया इन द कलासी फॉरेस्ट। कलासी मतलब लोकल टर्म है हगिंग का कन्नड़ में, ये जो है वो अपिको है। जब हम अपिको मूवमेंट कहते हैं ना, तो अपिको में, अपिको का मतलब होता है लोकल भाषा में हक करना, कन्नड़ में बोलते हैं अपिको। तो अपिको मूवमेंट से ही नई अवेयरनेस पूरे साउदर्न इंडिया में फैली। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एनवायरनमेंट। साथियों, ISO 14,000 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए। ये किस तरीके से अपने प्रोसेसेस को, ऑपरेशंस को यहाँ पे कम करना है, नेगेटिवली जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करें। आपको लॉस के साथ, रेगुलेशन के साथ चलना है ना, अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है। तो ISO 14,000 सिमिलर ISO 9,000 की तरह ही है, क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों ही में है कि है ना, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ना कि मतलब टू द प्रोसेस ऑफ, मतलब जिस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि प्रोडक्ट पे। ठीक है। अब as of ISO 9000 certification is performed by third party organization rather than being awarded by ISO directly. ISO 19011 ऑडिट स्टैंडर्ड अप्लाई करता है जब ऑडिटिंग दोनों 9000 की और 14,000 कंप्लायंस की एक साथ होती है। तो अब जो ISO 14,000 सीरीज स्टैंडर्ड है बताती हूँ। ISO 14001 जिसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट विद गाइडेंस फॉर यूज़ आता है। फिर ISO 14004 जिसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, जनरल गाइडलाइंस ऑन प्रिंसिपल सिस्टम्स एंड सपोर्ट टेक्निक्स आता है। फिर ISO 14015 इसमें इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का आता है। फिर ISO 14020 सीरीज से लेके आपका 14025 तक इसमें इन्वायरमेंटल लेबल्स एंड डिक्लेरेशन आता है। फिर ISO 14030 डिस्कस करता है पोस्ट प्रोडक्शन एनवायरमेंटल असेसमेंट को। फिर 14031 इसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन गाइडलाइंस आती है। उसके बाद 14040 सीरीज़ के अंदर, मतलब यहाँ से लेके 49 तक मान लीजिए, इसमें लाइफ साइकिल असेसमेंट है। LSA डिस्कस करता है प्री प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वायरमेंटल गोल सेटिंग को। इसके अलावा 14050 टर्म्स और डेफिनेशन को बताता है। 14062 डिस्कस करता है इम्प्रूवमेंट्स वगैरह को लेके टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट गोल्स। फिर ISO 14063 के अंदर इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन की गाइडलाइंस और एग्जांपल्स हैं। फिर 14064 मेजरिंग, क्वांटिफाइंग और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और ISO 19011 को जो स्पेसिफाई करता है वन ऑडिट प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट है द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में NWDB इसको कहेंगे। दोस्तों, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 1985 में सेटअप किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ट्री को और दूसरे ग्रीन कवर को वेस्टलैंड्स में और बढ़ाएंगे, अच्छी लैंड को प्रिवेंट करेंगे कि वो वेस्टलैंड ना बने। ऐसा कुछ नोडल पॉलिसी के अंदर ऐसी चीज़ें लाएंगे, ठीक है, प्लान लेकर आएंगे, प्रोग्राम लेकर आएंगे, ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट हो वेस्टलैंड्स का हमारे देश के अंदर। साथियों, 1992 में बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इसे नए डिपार्टमेंट में वेस्टलैंड डेवलपमेंट के अंडर चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर रख दिया गया। नेक्स्ट है बायो एसे। दोस्तों, बायो एसे एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो भी उनके अंदर या अफेक्ट तो नहीं है उनके अंदर किसी फिजिकल फैक्टर का, केमिकल फैक्टर या किसी भी तरीके का इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस का। बायो एसेस काफ़ी कॉमन है पोल्यूशन स्टडी करने के लिए और ये करे जाते हैं किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म पे। हालांकि फिश और इंसेक्ट बायो एसेस बहुत ही कॉमन है। उद्देश्य ये होता है इस बात का पता लगाना कि भैया कोई लीथल कॉन्सेंट्रेशन, कोई जहरीली चीज़ या इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है जिससे मोर्टैलिटी या अदर इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं जानवरों में। अल्टीमेटली इनका यूज़ होता है ये पता लगाने में कि भैया सेफ कॉन्सेंट्रेशन है जीव जंतु में इस केमिकल का या मैक्सिमम एक्सेप्टेबल
टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन का, जिसे हम लोग MATC कहेंगे। अब देखिए होता क्या है कि अलग अलग जहरीले पदार्थों से एक वक्त तक ऑर्गेनिज्म मिलता जुलता रहता है। उसमें मौत भी हो सकती है, बिहेवियरल चेंज भी होता है, दूसरे भी सिग्नल होते हैं जिसे समझा जाना चाहिए टाइम टू टाइम। इनमें से 3 तरीके में से स्टैटिक बायोएसे टेस्ट ये डिज़ाइन करा जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को सेम उसी टॉक्सिकेंट सोल्यूशन में जो है रखते हैं फॉर अ होल एक्सपेरिमेंटल पीरियड में, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट टाइम पे उसको उसी सोल्यूशन में रखते हैं जहाँ वो रह रहा होता है। और बाकी 2 जो हैं वो, मतलब एक तो हो गया मैंने स्टैटिक बायोएसे बता दिया, एक होता है रिन्यूएबल बायोएसे और एक होता है फ्लो थ्रू बायोएसे। अब देखिए फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या है ये समझा दूँ दोस्तों। फ्लैगशिप स्पीशी ऐसी स्पीशी हैं जिनका चूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वायरमेंटल कॉज को, जैसे कि ऐसा जो इकोसिस्टम है कि भाई ऐसे इस फ्लैगशिप स्पीशी को ही दिखाएंगे कि वजह यही है जिसकी वजह से हमें इकोसिस्टम को कंजर्व करने की ज़रूरत है। ये स्पीशीज़ को चूज़ करते हैं क्योंकि ये रिस्क में होती हैं, अट्रैक्टिवनेस इनकी है या कुछ अलग है, इनमें डिस्टिंक्टिवनेस है, इन ऑर्डर टू एंजेंडर, ताकि सपोर्ट लें और लोगों तक जो है पब्लिक का खासकर सपोर्ट लें। तो इसलिए कॉन्सेप्ट फ्लैगशिप स्पीशी का आया, ये बाय गिविंग पब्लिसिटी टू द जो पूरे नए सारे की स्पीशीज़ में, और सपोर्ट दिया जाता है उन सारी स्पीशीज़ को। ये सक्सेसफुली बढ़िया है कंजर्व करने के लिए पूरे इकोसिस्टम को और सारे तरह के स्पीशीज़ को जो वहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जाइंट पांडा चाइना का, माउंटेन गोरिल्ला सेंट्रल अफ्रीका का, ओरंगुटान साउथ ईस्ट एशिया का, और लेदरबैक जो है आपका लेदरबैक सी टर्टल। अच्छा फ्लैगशिप स्पीशी समझे। कीस्टोन स्पीशी क्या है? देखिए कीस्टोन स्पीशी जो है हुज एडिशन टू और लॉस फ्रॉम द इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंज इन द अबंडेंस और अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अदर स्पीशी। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए ये एक स्पीशी है, ठीक है, ये अगर किसी इकोसिस्टम, ये है इकोसिस्टम में आए या यहाँ से चला जाए, किसी भी टर्म में कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इससे बहुत ही बड़ा बदलाव हो आने को लेके या जाने को लेके, या एटलीस्ट एक दूसरे स्पीशी के अंदर। तो कुछ ऐसे स्पीशी होते हैं ना इकोसिस्टम में जिनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस बात का पता लगाने के लिए दैट यहाँ पे अगर ये है तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला स्पीशी भी होगा, ठीक है। जैसे सारे टॉप प्रेडेटर्स, टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, ये माने जाते हैं कि कीस्टोन स्पीशी हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी दूसरे जानवरों की पॉपुलेशन को इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए टॉप प्रेडेटर्स को सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती है जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। आप देखते हैं ना कि एलिफेंट बचा लो, क्रोकोडाइल बचा लो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट टाइगर है। इसीलिए तो कीस्टोन स्पीशी को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कंजर्वेशन को भी इंकरेज करते हैं सारे ही ज़रूरी स्पीशीज़ जो इनसे जुड़े हैं उनसे। अगर कीस्टोन स्पीशी गया तो इससे क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम ही तहस नहस होगा। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट के स्पीशी जैसे कि इबोनी ट्री, इंडियन लॉरल, ये एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता है बैट्स पे अपनी पॉलिनेशन के लिए। बैट्स होंगे तो ही इसके पॉलिन ग्रेन्स इधर से उधर होंगे। अगर बैट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो समझ लो ये प्लांट भी, इसका उगना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इससे वेजिटेशन स्ट्रक्चर बदलेगा और जिससे फिर जो उस पर डिपेंड हो रहे थे एनिमल्स, वो सब के सब जो है वो अफेक्ट होंगे। ये होती है कहानी। अब होता है एक इंडिकेटर स्पीशी। देखिए ऐसा स्पीशी जिसकी प्रेजेंस हमें ये दिखाती है कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ दूसरे स्पीशी भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये है तो ये भी होंगे, जिसकी प्रेजेंस ये दिखाती है कि यहाँ पे लैक है ऑफ द, मतलब कमी है ऑफ द इंटायर सेट ऑफ स्पीशी, कुछ भी दिखा सकती है। तो इंडिकेटर स्पीशी जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल स्पीशी के अंदर ये डिफाइन करता है किसी कैरेक्टरिस्टिक को इन्वायरमेंट की। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी मान लीजिए कि वो मान लीजिए कहीं पे है ना, डिलिनेट है एंड इको रीजन में, या इंडिकेट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन को, जैसे कि डिजीज आउटब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ये है पोल्यूशन को दिखाता है ना, कि मतलब यहाँ पे ये वाले जंतु आ गया मतलब पोल्यूशन बहुत है। स्पीशी कंपटीशन, क्लाइमेट चेंज किसको दिखाता है? इंडिकेटर स्पीशी। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्पीशी होंगे रीजन के, और कभी कभी ये अर्ली वार्निंग के तौर पर भी काम करते हैं मॉनिटर करने के लिए बायोलॉजिस्ट को। तो अब समझिए बहुत सारे इंडिकेटर स्पीशी। ओशन की अगर हम बात करें तो फिश है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, पेरीफाइटन है, मैक्रोफाइट्स हैं, और कुछ स्पेसिफिक स्पीशी ओशन बर्ड्स की भी, जैसे अटलांटिक पफन आपका। इसके अलावा जो है वो एम्फीबियन, ये सब दिखाते हैं केमिकल्स, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन को। लिचन्स ये दिखाती हैं एयर क्वालिटी को, और कुछ सेंसिटिव हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड से। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंडिकेटर स्पीशी, नाम जैसा काम।
उसके बाद फाउंडेशन स्पीशी, दोस्तों ये एक डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर है इकोसिस्टम में, चाहे अबंडेंस में देख लें या इन्फ्लुएंस में देख लें। एग्जाम्पल केल्प, इन केल्प फॉरेस्ट एंड कोरल्स इन कोरल रीफ, तो कोरल रीफ में कोरल ज़्यादा है कि नहीं, केल्प फॉरेस्ट में केल्प है कि नहीं, वो फाउंडेशन स्पीशी। नेक्स्ट आता है कैरिस्मैटिक मेगाफोना, दोस्तों these are large animal species with widespread popular appeal, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट यूज़ करते हैं पाने के लिए कंजर्वेशन गोल्स को अपने, वेल बियॉन्ड जस्ट दोज स्पीशीज। एग्जाम्पल में इसमें जाइंट पांडा, बंगाल टाइगर और ब्लू व्हेल आती हैं। लास्ट में आता है अम्ब्रेला स्पीशीज। देखिए अम्ब्रेला स्पीशी एक वाइड रेंजिंग स्पीशी है whose requirement include those of many other species। देखिए जब आप अम्ब्रेला स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्पीशी का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। ये स्पीशीज़ सेलेक्ट करे जाते हैं कंजर्वेशन करने के लिए रिलेटेड टू डिसीजन टिपिकली, क्यों? बिकॉज अगर आप इन स्पीशी को प्रोटेक्ट करते हो तो इनडायरेक्टली ये बाकी दूसरे कई सारे स्पीशी को प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे भाई प्रॉपर जो उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी का हिस्सा है वो जो रह रहे हैं साथ में वो भी प्रोटेक्ट होते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है एक पन दो काज हो जाते हैं। तो साथियों सीरीज़ ख़त्म हुई, और फाइनली और कैसी लगी सीरीज़ वगैरह बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रीलिम से पहले मैंने वादा किया था, मैंने देखिए करके दिखा दी। तो ज्वाइन करिएगा मेरी मेंबरशिप को, मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप से लेके बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन फॉलो मी एनीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।